जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग पॉलिटी से किया था। क्लासेस 6 to 12 पॉलिटी प्रैक्टिस सेट हो चुका है एनसीईआरटी का, और अभी हम आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्लासेस 6 क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का चैप्टर 2 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। यहाँ पर आपके रियासतें दी गई हैं और यहाँ पे वर्ष दिया गया है। आपको सही सही मिलान करना है कि कौन सा रियासत ने किस वर्ष में सहायक संधि को हस्ताक्षर किया था। तो पहला बात करें अगर हम सतारा की, तो सतारा ने वर्ष 1848 में सहायक संधि अपनाई थी। संबलपुर की बात करें तो संबलपुर ने वर्ष 1850 में, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर ने वर्ष 1852 में, और नागपुर की बात करें तो नागपुर ने 1853 में। तो सबसे पहले सतारा 1848, तो ऑप्शन पहला का बी, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। संबलपुर 1850 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। तो ये कथन आपका सही है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन दिया था कि हम यहाँ के लोगों को कुशासन से आज़ाद करा के अवध का इन लोगों ने अधिग्रहण कर लिया। अवध का 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। तो अवध पे 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका मतलब ऑप्शन सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पे नहीं किया। देखिए, विलय नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र उपजाऊ था और यह ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों के लिए कच्चे माल का बड़ा स्रोत साबित हो सकता था। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने के लिए वह कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर थे। वास्तव में वे 1801 में ही अवध पर सहायक संधि लाद चुके थे और अवध की आंतरिक मुद्दों पर उनकी पकड़ थी। अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी। तो यहाँ पे जो आप लिखे ना कि अवध की जनता नवाब से परेशान थी, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी, उनमें गुस्सा बढ़ा हुआ था और 1857 के विद्रोह में बड़ी जनसंख्या में अवध में शामिल हुए थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं और बताइए इनमें से कौन सी विशेषताएं आपकी सही है। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया न्याय व्यवस्था का निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो ये कथन आपका सही है कि हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई थीं, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। तो न्यायिक सुधार से पहले जो कदम था वह वॉरेन हेस्टिंग ने, न्यायिक सुधार के लिए सबसे पहला कदम वॉरेन हेस्टिंग ने बढ़ाया था और वर्ष 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया
कि हर जिले में 2 अदालत बनेगी, एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया आपके यूरोपीय कलेक्टर होते थे और ये दीवानी अदालतें भारतीय कानून के अनुसार चलती थी। तो यहाँ जो लिखा है कि यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य करते थे, ये कथन गलत है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीवानी अदालतें भारतीय कानून के अनुसार चलती थी। वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार के लिए पहल उठाया था। तीसरा कथन है फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये बात आपका सही है। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, ठीक है, दीवानी अदालत का। और जो फौजदारी अदालतें थी ये भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही होते थे, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में। तो आपका कथन सही पहला और तीसरा है। यहाँ पे बस यूरोपीय पद्धति की जगह आपको भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी, ये ऑप्शन 2 में होगा। तो सही आपके सिर्फ 1 और 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय पद्धति दिया हुआ है, यहाँ पे भारतीय कानून होता। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वॉरेन हेस्टिंग वापस कब लौटा था? ये वापस लौटा था 1785 में। ये जब वापस इंग्लैंड लौटा तो एडम बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और इसके बाद इसको 7 साल की सजा दी गई थी। क्लियर? जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त, तो जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, एक वाणिज्यवादी कंपनी के रूप में अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रहने के लिए कंपनी को जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी था। इस आवश्यकता को आधार बनाकर कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में लागू किया, जिसमें जमींदारों को लगान वसूलने का हक दे दिया और उसके द्वारा चुकाई गई राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। उस समय बंदोबस्त लागू किया गया और उस समय आपका जो वेलेंजली जो था वह बंगाल का गवर्नर, एक सेकंड, वेलेंजली था, रुकिए कॉर्नवालिस था उस टाइम पे। उस बंदोबस्त को लागू किया और उस समय कॉर्नवालिस 1793 कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, अस्थाई बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनियों को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ये कथन सही है। अस्थाई बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है आपका। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो पूछा है कौन सा कथन आपका सत्य है। असत्य कथन तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने 1822 में लागू किया था। किसने? मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने 1822 में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे आज के टाइम में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसमें पहली बार लागू किया गया था। और उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? हेस्टिंग था। ठीक है, महालवादी व्यवस्था लागू करते समय गवर्नर कौन था? हेस्टिंग था। लागू किसने किया था? 1822 में मैकेंजी अंग्रेजी अधिकारी ने इसे लागू किया था। कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में, जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश है। महालवादी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि महालवादी जो व्यवस्था है इसको लागू किसने किया था? एक अंग्रेजी अधिकारी मैकेंजी ने। कब? 1822 में। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसी से की जाती थी। ये बात सही है आपका कि ये जो व्यवस्था थी, यह मैकेंजी को विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसको बचाए रखना चाहिए, और ये व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसी से की जाती थी। भू राजस्व का रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। जो भू राजस्व है उसकी रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी। यहाँ पे है निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, यह कथन आपका गलत है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय नहीं की जाती थी, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी थी और इसे अदा करने की जिम्मेदारों के बजाय गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। तो ये कथन गलत, पहला कथन गलत, सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है। रैयतवादी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। रैयतवादी व्यवस्था। पहला है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। ये बात आपका सही है। रैयतवादी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी हम कहते हैं, इसको सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टीपू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में आजमा कर देखा गया था। तो ये जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है, इसने टीपू सुल्तान से जो इलाका जीता था वहां पर इस व्यवस्था को लागू करके देखा गया था। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किस संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से की गई थी। बाद में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू की गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि वे यह व्यवस्था हम सीधा किसानों अर्थात रैयतों से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों कथन आपके सही हैं। जो रैयतवादी व्यवस्था थी वह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी। टीपू सुल्तान से जो जीता हुआ इलाका था उस इलाके पर पहले इसको आजमाया गया और मुनरो और रीड ने यह माना कि दक्षिण भारत में जो जमींदारी परंपरागत है वह
उतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण यह व्यवस्था वह सीधे किसान अथवा रैयतों से करेंगे और राजस्व का जो आकलन है वह करते समय पूर्व सावधानी से अलग से सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि जो आपकी मालवाड़ी व्यवस्था थी उसकी तरह ये भी खराब ना हो जाए। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बात करें अगर हम तो मार्च 1859 में, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बंगाल मालिकों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। रैयतों के ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। 1857 के बाद यह सबसे बड़ा विद्रोह था आपका। ठीक है, तो नील की विद्रोह बंगाल में मार्च 1859 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो आंध्र प्रदेश के आपका लबाड़िया तथा मैं आंसर क्यों मार रहा हूँ? आंध्र प्रदेश के लबाड़िया हैं। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ये आपके पंजाब, और क्या बचा यहाँ पे आपका गद्दी और गुज्जर आदि समुदाय के, और ये जो गद्दी है ये आपके थे कुल्लू, सुने ना, कुल्लू मनाली। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गेड़िया थे और कश्मीर के जो बकरवाल थे वह बकरियां पाला करते थे। तो निम्नलिखित में से आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। तो बैगा जो जनजाति है जो मध्य भारत में पाया जाता है, बैगा जनजाति यह मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है। ये समुदाय शिकार और संग्रह करते थे। तो बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहती थी और ये शिकारी और संग्रह करती थी। बाकी जो आपका आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गेडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पाला करते थे। तो आपका लबाड़िया हो गया, वन गुज्जर हो गया, गद्दी कुल्लू के हो गए, सब ये दोनों तो गाय भैंस पालते थे, ये बकरियां पालते थे। बैगा जो था ये सिर्फ शिकार करते थे, मध्य भारत के ये लोग थे। तो पशुपालक कौन नहीं करता था? बैगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़ा। जो औपनिवेशिक शासन हुआ उससे आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़ा। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, आदिवासी मुखियाओं ने उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्ति छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। आदिवासी के जो मुखिया थे उनके पास कई कई गांवों का जमीन का मालिकाना हक मिला था, परंतु उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो आदिवासी के जो मुखिया थे उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्ति छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम उनको मानने के लिए बाध्य हो गए। ठीक। घुमंतु काश्तकार को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। घुमंतु काश्तकार थे, एक मिनट, उनको मालिकाना हक और शासकीय शक्ति दोनों छीन ली गई। नहीं, ये जो है ना, आदिवासी मुखियाओं से मालिकाना हक नहीं छीना गया था, सिर्फ शासकीय शक्ति छीनी गई थी।
मालिकाना हक अभी भी इन मुखियाओं के पास था, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक नहीं छीना गया था, सिर्फ शासकीय शक्ति छीन ली गई थी और ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए नियमों का उन्हें पालन करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है। घुमंत काश्तकार को एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, ये कथन आपका एकदम सही है। जो घुमंत काश्तकार थे ये कई जगह घूमते थे, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा इनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। तो अंग्रेजों ने प्रयास किया कि वह यह घुमंत काश्तकार को एक जगह टिका कर रखेंगे और उन्होंने इसे नियमित करने की पूरी कोशिश की, परंतु यह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान करें और बताएं। आदिवासी विद्रोह, सबसे पहला है हमारा संथाल विद्रोह। तो अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था वर्ष 1855 में। वर्ष 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह आपका हुआ था वर्ष 1831 में। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने विरोध किया था। वली विद्रोह की बात करें तो वली विद्रोह है वर्ष 1940। वर्ष 1940 वली विद्रोह। और बस्तर विद्रोह की बात करें तो वर्ष 1910। तो संथाल विद्रोह 1855 ऑप्शन ए 3 में दिया हुआ है। कोल विद्रोह 1831 ऑप्शन बी आपका, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अच्छा ये 2 में है। वली विद्रोह 1940 ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शोषण से तंग आकर देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों में बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारिक महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की थी। अंग्रेजों किसने? आदिवासियों ने। तो 1831 में उन्होंने कोल विद्रोह किया, 1855 में संथाल विद्रोह किया, मध्य भारत के बस्तर में विद्रोह हुआ 1910 वर्ष 1910 में, और वली विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था वह आपका हुआ वर्ष 1940 में। तो वली विद्रोह महाराष्ट्र, बस्तर विद्रोह मध्य भारत। ठीक है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन बोलता है कि बिरसा मुंडा समाज के सुधारक के पक्षधर थे। वह एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने, मदिरा पान से युवाओं को दूर करने की सलाह दिया करते थे। ये बात तो एकदम सही है आपका कि जो बिरसा मुंडा जी थे ये मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया करते थे। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। ये कथन भी आपका सही है, ऑप्शन सी 1 और 2। बाकी इनके बारे में मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ। बिरसा मुंडा जी का जन्म वर्ष 1870 के दशक में मुंडा परिवार में, जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना आपका, छोटा नागपुर प्लेटू जिससे झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया कहते हैं, इनमें हुआ था। वे मुंडाओं को अपने अतीत के गौरव तथा स्वर्ण युग की बात सुनाते थे। बिरसा एक मशीनरी स्कूल में अपना शिक्षा ग्रहण किया और ईसाई बन गए थे। बाद में वह एक वैष्णव धर्म के प्रचारक के विचार से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति में वापस लौट आए। तो ये मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, शिक्षा ग्रहण किए और ये ईसाई की तरफ उस टाइम पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। बाद में एक वैष्णव धर्म के प्रचारक के विचार से प्रभावित होकर वे अपनी संस्कृति में वापस लौट आए। उन्होंने जनेऊ धारण किया, सुविधा और दया पर जोर देने लगे। उन्होंने मुंडाओं के आहन किए कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें,
डायन और जादू टोना में विश्वास ना करें। वह मुंडा समाज के लिए सुधार लाना चाहते थे। इनके सुधारों का अंग्रेजों तथा डीक्यूओं द्वारा खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपका मैंने पूरा उनके जीवनी के बारे में शॉर्ट में चीज़ें बता दी। आपका ये क्लास 8 का एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किस गवर्नर जनरल ने ये फैसला लिया? तो ये फैसला था कैनिंग का। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कंपनी ने मुगलों के शासक को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। वर्ष 1849 में इस टाइम पे गवर्नर था आपका डलहौजी। वर्ष 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली से कहीं और बसाया जाएगा। और वर्ष 1856 में कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता मिलेगी। तो कैनिंग ने फैसला किया था कि मुगल बादशाह आखिरी होंगे और दूसरा वंशज नहीं होगा, कोई दूसरा बादशाह नहीं होगा। और 1849 में डलहौजी ने फैसला किया था कि वह बहादुर सवर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली से कहीं और बसाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे? कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे और बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो कथन आपके दोनों के दोनों सही हैं। अपने औद्योगिक उपनिवेशवाद के तहत बाजार की खोज और नई बाजार विकसित करने के लिए अब उन्हें काले अंग्रेजों की ज़रूरत थी, अर्थात वह भारतीयों को अंग्रेजी उत्पाद के बाजार के लिए तैयार करना चाहते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों को लगता था कि अगर वह भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद ईसाई मशीनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने दे दी गई। ठीक, और 1850 के बाद ये कानून बना दिया गया कि ईसाई धर्म में अगर आप अपना लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको पुरखों की ज़मीन भी वापस मिल जाएगी। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं और ये इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अंग्रेज कैसे चाहिए थे, काले अंग्रेज की ज़रूरत थी। मतलब वह भारतीय जो अंग्रेजी वह भारतीय जो क्रिश्चियनिटी को अपना ले। मंगल पांडे जी को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट
34वें रेजिमेंट में सिपाही थे और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। वह बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे। बात करें अगर हम आगे तो वर्ष 1857 के विद्रोह के बागी और उनमें संबंधित क्षेत्रों का मिलान करें। तो यहाँ पे बागी दिया हुआ है और इनका वर्ष नहीं होना चाहिए था, इनका क्षेत्र होना चाहिए था। यहाँ बागी और यहाँ होना चाहिए था क्षेत्र की, मतलब किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बात करें अगर हम नाना साहेब की, तो नाना साहेब आपका बिलोंग करते थे कहाँ से? कानपुर से। तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं। ठीक है। बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती थी, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन का एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2 ही पता था तो मैंने दो से भी आंसर कर दिया। वैसे पता सब है। ब्रिजज कद जो हैं ये लखनऊ से बिलोंग करते थे। रानी अवंतीबाई लोधी ये आपकी राजगढ़ से बिलोंग करती थी। अब मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1857 के विद्रोह में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों ने सेना का नेतृत्व किया। लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजज कद को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उसने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो आपको लखनऊ से पता चल गया कौन है? ब्रिजज कद। ठीक है, और दूसरा बेगम हजरत महल। नाना साहेब कानपुर से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़े और खुद को पेशवा तथा बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर घोषित किया। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किया और उन्होंने नाना साहेब की सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। तो झांसी से याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ इसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में उनके राज्य प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा समराइज बता दिया। नाना साहेब कानपुर, ब्रिजज कद लखनऊ, आपका बेगम हजरत महल, इनका भी याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़। ठीक है, मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी ये, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताएं कौन सा कथन आपका सही है। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून की एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है 1861 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये कथन गलत है आपका। मैं बात बताऊंगा। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ये बात आपका सही है कि जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो तात्या टोपे मध्य प्रदेश की जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। बाद में इनके एक साथी ने उनसे धोखा दिया
और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर लटका दिया। इनके एक साथी ने धोखा दे दिया जिसके चलते ये पकड़ा गए। ठीक है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हो गई। ये बात भी आपका सही है। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में, कब? अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। ठीक, इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। अब देखिए, क्वेश्चन इतना कट टू कट और इतना डेट पे पूछता है ना, क्या फंस जाओगे। ये एकदम सही है, आपने देखा कि रंगून जेल भेज दिया गया, हाँ कथन सही है। और 60-62 में तो मृत्यु हुई थी, 62 में हुई थी नवंबर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मैं 20-20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है मेरा। जानबूझ के एक्सप्लेनेशन लंबा रख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। आपको एक्सप्लेनेशन पता होगी तो आप क्वेश्चंस को कैसे भी आए घुमा के आप कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। ये कथन आपका सही है। अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वह पहली नीतियों का सहारा लेकर शासन नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इसमें अनेक बदलाव किए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से निपटारा हो सके। क्लियर? और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उससे सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल नाम का परिषद का गठन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। तो यहाँ पे जो बोला है कि इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, ये कथन एकदम सत्य है। डलहौजी के वैपगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों की सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। आपको पता है कि देश में सभी शासकों को अंग्रेजों ने भरोसा दिया कि भविष्य में उनके किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि अपने जो दत्तक पुत्र हैं, मतलब अगर आपने अडॉप्ट किया है पुत्र को, तो वो भी छूट दे दी गई। क्योंकि डलहौजी ने जो नियम चलाया था उसमें ये था कि अगर किसी राजकुमार का या किसी रियासत का अगर अपना पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत हम छीन लेंगे, और इसी के चलते आपने देखा कि इतना सारा विद्रोह हुआ। ठीक है, इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे। आगे है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला लिया। ये भी कथन आपका सही है। तो इसमें आपके तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली इस टाइप की क्लासेस मिलती रहे। किसी को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या कोई थॉट या कुछ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं मेरे सामने तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।